मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत पर चर्चा करने वाली हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से तात्पर्य उन विभिन्न तत्वों एवं कार्यों से होता है जो किसी कानून के विकास में सहायक होते हैं। प्रोफेसर ओपेनहिम ने इस संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम आदि में प्रयोग करते हैं। स्टार्क ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के 4 स्रोत बताए हैं: रीति रिवाज, संधियां, पंच निर्णय और कानूनवेत्ताओं के ग्रंथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा भी अपनी संविधि के अनुच्छेद 38 में 4 स्रोत बताए गए हैं: अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, कानून के सामान्य सिद्धांत जो राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं, और न्यायिक निर्णय। आइए हम इन स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। पहला है रीति रिवाज। रीति रिवाज अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन एवं मौलिक स्रोत होते हैं। इनका तात्पर्य उन नियमों से होता है जो लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद विकसित हुए हैं और राज्यों के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे संधियों का महत्व बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही रीति रिवाजों का महत्व घटने लगा। लेकिन आज भी संधियों की संदिग्ध अवस्था में रीति रिवाज का सहारा लिया जाता है। दूसरा है संधियाँ। संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इनका तात्पर्य है राज्य और संधियाँ राज्यों के पारस्परिक संबंधों का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। जब 2 राज्यों के द्वारा की गई संधियाँ अन्य राज्यों के द्वारा भी अपना ली जाती हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बन जाते हैं। संधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: विधि सूचक संधियाँ, कानून निर्माण संधियाँ और संविदा संधियाँ। विधि सूचक संधियाँ, इसका तात्पर्य या इनका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप क्या हो। ये किसी नए नियम का प्रतिपादन नहीं करती हैं बल्कि पूर्व स्थित नियमों को ही स्वीकार करती हैं। कानून निर्माण संधियाँ, इनका उद्देश्य नए कानूनों का निर्माण करना है। पहले इन कानूनों को संधि पत्र पर साइन करने वाले देशों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और बाद में अन्य देश भी इन्हें स्वीकार करते हैं। 19वीं शताब्दी के समय में अनेक संधियों का निर्माण कांग्रेसों और सम्मेलनों के द्वारा किया गया, जैसे 1949 का जिनेवा अभिसमय जो युद्धबंदियों से संबंधित है और 1961 का वियना अभिसमय जो राजदूतों से संबंधित है। संविदा संधियाँ, जब एक ही विषय पर कई राज्यों के द्वारा परस्पर समझौता किया जाता है तब ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय रिवाज बन जाते हैं और कानूनों के विकास में सहायक होते हैं, जैसे प्रत्यर्पण संधियाँ। रीति रिवाज का महत्व कई कारणों से संधियों की तुलना में घटा है। क्योंकि संधियाँ लिखित होती हैं इसलिए वे रीति रिवाजों से ज़्यादा प्रामाणिक होती हैं। संधियों को राज्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और यदि वे इनका उल्लंघन करें तो अंतर्राष्ट्रीय निंदा के पात्र बनते हैं। संधियों को न्यायालय के द्वारा भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा है कानून के सामान्य सिद्धांत। जहाँ रीति रिवाज और संधियाँ नहीं होती हैं वहाँ न्यायाधीश कानून के सामान्य सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इसका अर्थ राज्यों में विकसित वे व्यक्तिगत कानून से संबंधित सिद्धांत होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। न्यायालय के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के तहत न्यायालय के निर्णयों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत माना गया है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों के द्वारा विख्यात कानून शास्त्रियों के द्वारा विवादग्रस्त प्रश्न की मीमांसा की जाती है और इसके सुनने वाले न्यायाधीश भी उच्च कोटि के विधि शास्त्री होते हैं, इसलिए इनके निर्णय अपने आप में ही असाधारण महत्व के होते हैं। स्टार्क ने कहा है कि न्यायालय के निर्णयों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की राज्य के क्षेत्राधिकार, राज्य के उत्तराधिकार, तटस्थता, प्रादेशिक प्रभुता आदि स्थितियों का विकास हुआ है। कानूनवेत्ताओं के ग्रंथ,
कानूनवेत्ताओं के ग्रंथों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत माना गया है क्योंकि इसमें उनकी विधियुक्त दलीलें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार को कानून का स्रोत नहीं माना गया है, लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच शिष्टाचार के नियम कई लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस कारण ये विधि बन जाते हैं। जैसे विभिन्न राज्यों में राजदूतों से चुंगी या आय शुल्क नहीं लिया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजपत्र राजनीतिज्ञों की घोषणाएं और विधिवेत्ताओं के परामर्श जो वे समय समय पर अपने राज्य की सरकार को विभिन्न विषयों में देते हैं या विभिन्न राज्यों से संबंधित कागजातों के संबंध में देते हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आते हैं तर्क। जब किसी विवाद या नवीन परिस्थिति के संबंध में कोई नियम नहीं होता है, तब विधिवेत्ता तर्क प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य बुद्धिमान व्यक्ति के तर्क से नहीं होता है, वरन न्यायिक तर्क से होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोत आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के समय में निर्णय देते समय इन स्रोतों से यथासंभव कानून की खोज करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।